Q charge is enclosed on this Gaussian surface. तो then according to Gauss's theorem electric flux equal to 1 upon epsilon times into Q. Epsilon naught you know electrical permittivity in free space. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम छोटा सा जो है एक एरिया ले रहे हैं और इस एरिया का जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ये दिख रही है और इसका मान लो एरिया वेक्टर ये दिखा रहा है, यानी दोनों के बीच का एंगल थीटा दिखा रहा है। तो इस सिचुएशन में इस छोटे से एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, दैट इज डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। सो ई डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। वी विल सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यू और जरा ध्यान से देखना, Q को हमने पहले लिख दिया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा क्या है, ये हमारा सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल का फार्मूला Q डी ए कॉस थीटा इज सॉलिड एंगल। तो वी कैन राइट हियर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम देखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सब कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा और डी ओमेगा का इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये पूरा सॉलिड एंगल बन जाएगा। ये सॉलिड एंगल बनने की वजह से यहाँ पे डी ओमेगा हो जाएगा और जब डी ओमेगा का इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा होगा और ओमेगा इस केस में हमको मालूम है कि 4 पाई के इक्वल होता है। 4 पाई इज कैंसिल आउट, सो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज द आवर गॉसेस थ्योरम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस थ्योरम समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और आपको मालूम है प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चारों ओर होगी, आउटवर्ड होगी। अब यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, एक स्फीयर को ड्रॉ कर रहे हैं। इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, दैट विल इक्वल टू योर 1/एप्सिलॉन टाइम्स इंटू Q। अगर Q चार्ज इंटेंसिटी को एक और ही हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्ट पर मीटर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम की जगह वोल्ट पर मीटर लें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट जो चेंज हो जाती है। So when angle is changing, electric flux is also changing because it depends on cos theta also. Same direction में EA है but 180 डिग्री का जब एंगल है तो माइनस E है and when they are perpendicular that's condition you will use too much time, these two is 0 and then electric flux की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट और एरिया की। तो न्यूटन पर कूलाम वी विल गेट फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम कंडीशंस लगाएंगे। अगर दोनों एक लाइन में होते यानी थीटा 0 होता, इन दिस सिचुएशन फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 ई ए, ओके। और अगर परपेंडिकुलर होता तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता क्योंकि कॉस 90 0 होता है और 180 के केस में 180 -1 होता तो इट विल कम माइनस। Taking condition when electric field intensity and area vector both are not in the same line, they are making angle theta. So electric flux, just now I told you E dot dA, phi E is equal to E dA cos theta, क्योंकि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू cos theta. E cos theta you can take out and completely integral of dA. Now I am taking in this diagram this complete area is A but here we are taking very small portion। यहाँ पे हमने बहुत छोटा सा पोर्शन लिया है और इस छोटे से पोर्शन पे जो एरिया डी ए है इन दिस वे और ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन ये है। ध्यान देना इन दोनों के बीच का एंगल थीटा बन रहा है, कहने का मतलब ई ए डी ए नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी and it is the dot product of area vector and electric field intensity। अब इसको थोड़ा सा निकालते कैसे हैं, मान लीजिए इसके पूरे का एरिया A है लेकिन हमने यहाँ छोटे से जो पोर्शन लिया है
इसको हमने डी ए एरिया से लिया हुआ है. ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम इन दिस वे. वी विल यूज दिस फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का इससे जो मिल रहा है पर्टिकुलर एरिया में जितनी पास हो रही हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है. लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम निकालते कैसे हैं? उस जगह पे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ई डॉट डी ए करते हैं. और कंप्लीट निकालने के लिए हम इस पूरे कंप्लीट एरिया को निकालने के लिए फ्लक्स यू विल गेट व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स यू विल गेट व्हेन यू आर टेकिंग ए पर्टिकुलर एरिया. इस पर्टिकुलर एरिया में इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका कैसे होगा? एक छोटा सा पार्ट लेंगे, उसका एरिया निकालेंगे डी ए, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस लाइन में कहाँ से पास हो रही है इसका जो है आपका देखेंगे. तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट. वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब होता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही है उसमें आप एक कोई पर्टिकुलर, जैसे हमने ये एरिया डिफाइन कर लिया, इस पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ जो फोर्सेस है वो पास हो रही हैं, वो जो है आपका वो इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से जो मिल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा. इक्वल टू योर डी ए अपॉन आर स्क्वायर. ये लर्न रखना पड़ेगा. ओके, अगर हमें कंप्लीट पूरा एंगल चाहिए तो सरफेस एरिया जो होती है वो होती है स्फीयर की 4 पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर विल कैंसिल आउट, सो यू विल गेट ओनली 4 पाई स्टेरेडियन. स्टेरेडियन फॉर सॉलिड एंगल एंड रेडियन फॉर ओनली एंगल. सॉलिड एंगल के लिए एक्सप्रेशन यू कैन टेक इन दिस वे. व्हेन यू आर टेकिंग स्फीयर, तो स्फीयर के सेंटर से आपने ये थोड़ा सा इतना सा पार्ट चुरा लिया. इतना पार्ट जो आपने लिया उसके दोनों उसको मिला के आपने सेंटर से मिलाया, तो ये जो एंगल बन रहा है इट इज नोन एज योर सॉलिड एंगल. ये छोटा सा एंगल इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड कीप इन योर माइंड हियर वी विल टेक डी ओमेगा किसके बराबर होगा? ये जो हमने एरिया लिया है. और this Gauss's theorem, first we will take area vector when we are taking, it means any area that's उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे. वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारे सामने दिख रहा है एरिया, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसकी वेक्टर को शो करेगा. इसका एरिया वेक्टर ये होगा. देन आफ्टर दैट योर सॉलिड एंगल विल फॉर्म इन स्फीयर.